Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Dhawan. Today, as we celebrate the 21st Kargil Vijay Divas and recall India's victory against Pakistan, let me introduce you to Mr. Sandesh Singalkar from Nagpur, who risked his life and who served as the air veteran in the Indian Air Force during Kargil War in 1999. So, before we begin with our interaction, on behalf of Team Nation Next, our readers, our viewers, I'd like to thank you from the bottom of my heart for whatever you have done, for whatever our soldiers have done. They have risked their lives, they have sacrificed their lives for us, sir. A heartfelt thank you. Thank you so much, Radhika, for inviting me on Nation Next. And Nation Next is really a promising web channel right now, and it is making a very good news, and it is very popular nowadays. Thank you so much for inviting me on Nation Next. थैंक यू। मुझे सर आप सबसे पहले बताइए कि जब आप कारगिल वॉर की अगर हम बात करें 1999 में, तो आई मीन इट्स बीन 21 इयर्स, तो आप काफी यंग रहे होंगे तब, तो किस तरीके के आप मतलब क्या उम्र थे आपकी, सबसे पहले तो मुझे बताइए। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग। आई ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इन 1988। 1988 की बात है, मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था। यहाँ से सिलेक्ट हुआ था, बैंगलोर गया था, बैंगलोर ट्रेनिंग किया। फिर बैंगलोर से पहली पोस्टिंग मुझे मिली थी दिल्ली की, वायु सेना भवन की पोस्टिंग मिली थी मुझे पहले। उसके बाद में 5 साल वहां रहने के बाद में मैं लद्दाख में पोस्टिंग हुआ था, लेह में पोस्टिंग हुई थी। 95 to 97 आई वॉज इन लेह। जब हम लोग हार्ड एरिया में जब रहते हैं, उसके बाद में हम लोगों को एक चॉइस दिया जाता है, कुछ साल के लिए आप घर में जाइए, अपने हार्ड पोस्टिंग आपने कर लिया है तो आप घर जाके थोड़ा सा 2-3 साल अपने फैमिली के साथ में रह सकते हैं। तो आई हैड गिवन अ चॉइस फॉर नागपुर। तो नागपुर चॉइस मिलने के बाद में मुझे डिप्यूटेशन पे बीएसएनएल के साथ में भेजा गया था। तो आई वर्क विद बीएसएनएल फॉर 4-5 years। उसके बाद ड्यूरिंग दैट ओनली सब ये सब चीजें हुई थी। 1999 में कारगिल वॉर जब शुरू हुआ था, I was just a 29-year-old, only 29-year-old था। मुझे याद है जब कारगिल वॉर ब्रेकआउट होने के कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई थी। इट वाज 9th May 1999, और मैं यहाँ से हनीमून जा रहा था। सब कुछ चालू हो गया था, वॉर शुरू हो गया था। इनफैक्ट वॉर शुरू होने के बाद में मुझे पता था कि जो मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है, जिस स्पेशलाइजेशन जिस चीज पे किया था, वो दैट वाज द मिसाइल स्पेशलाइजेशन। तो मैं जानता था कि मुझे जरूर बुलावा आएगा। तो दो आई वॉज पोस्टेड इन नागपुर। तो मैं यहाँ से हम लोग 9th की शादी हुई, 11 का रिसेप्शन हुआ, 12 को यहाँ से मैं कोडाईकनाल और ऊटी के लिए निकला था हनीमून के लिए। तो तभी मन में था कि 100% बुलाया जाएगा। तो आई वेंट टू माय बॉस एंड बॉस को बताया था कि बॉस, मैं हनीमून पे जा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं पे भी 1% के लिए ऐसा लगे कि मेरी जरूरत है तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए, मुझे बुला लीजिए, और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। वही हुआ। उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो मैं जहां जा रहा था हनीमून के लिए, जिस जिस होटल में मेरी बुकिंग थी, तो उसके लैंडलाइन नंबर्स मैं अपने बॉस के साथ शेयर करके गया था कि ये मैं इस दिन से इस दिन तक कोडाईकनाल में रहूंगा, ऊटी में रहूंगा, इस होटल में रहूंगा। ये सब चीजें मैंने बता दिया था। तो हम लोग कोडाईकनाल जैसे ही पहुंचे, मुझे याद है कोडाईकनाल पहुंचने के बाद में मैं जब सुबह हम लोग घूमने निकल गए, शाम को जब वापस आए हम लोग, हार्डली इट वाज द नेक्स्ट डे, तीसरा दिन था शायद, हनीमून का दूसरा दिन था। तो हम लोग घूम के वापस आए तो होटल मैनेजर ने मुझे बताया, सर देयर इज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम नागपुर। तो मैं समझ गया था कि, और मिसेस को भी बता दिया था कि कॉल आ गया है और शायद चलना, पैकिंग कर लो। तो अगेन आई कॉल बैक टू माय बॉस। तो बॉस ने मुझे पूछा क्या इरादा है। मतलब इरादा क्या, आप ये ऑप्शन मत दीजिए, बोला मुझे। मैं जिसके लिए यूनिफॉर्म पहना हुआ है, मैंने जिसके लिए ट्रेनिंग लिया है, जिसके यूनिफॉर्म पहना है, जिस देश की मैंने सौगंध खा के इस मिट्टी की सेवा करने की मैंने कसम खाई है, तो उसके लिए मैं आ रहा हूँ वापस। देयर इज नो रीजन दैट आई शुड स्पेंड माय रेस्ट ऑफ डेज इन एंजॉयिंग हनीमून। तो तुरंत वापस आ गया। दूसरे दिन ही मैं नागपुर रिपोर्ट किया। नागपुर रिपोर्ट करने के बाद में नेक्स्ट डे हाथ में वारंट पकड़ा दिया गया, चलो कारगिल। the journey started from there. I think शादी के 10वें में 9th को शादी हुई थी। 21st मई को मैं कारगिल में था। और जितने लोग मुझे शादी के रिसेप्शन में हमारे थे नहीं,
उससे ज्यादा रेलवे स्टेशन पे आए थे छोड़ने के लिए। तो मुझे याद है मैं राजधानी से ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे लोगों ने पूछा, आजू बाजू के लोगों ने, इतनी भीड़ किस चीज की है? बोले आप कहीं फॉरेन वॉरेन जा रहे हैं क्या? मतलब नहीं, फॉरेन नहीं जा रहा, फॉरेन से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ। तो आई रिमेम्बर दैट थिंग आल्सो। वहां पे स्टेशन पे काफी रोना धोना चल रहा था। पूरे फैमिली, इन लॉज की तरफ से सारे लोग, मेरे घर के सारे लोग, सारे आए थे और सब रोना धोना चल रहा था। बट एक सेंस तो मन में था कि, सबके मन में ये था कि चलो हमारा बेटा देश के लिए काम आ रहा है और देश के लिए जा रहा है। सर बट वो कितना एक डिफिकल्ट, या फिर शायद आप जिस तरीके से बता रहे हैं आपके लिए शायद वो एक इजी डिसीजन था, बट फैमिली के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक न्यूली मैरिड आप थे, तो आपकी वाइफ के लिए कितना डिफिकल्ट था, पेरेंट्स के लिए कितना डिफिकल्ट था? ऑफ कोर्स भी काफी डरे हुए होंगे कि माय गॉड दिस इज एग्जैक्टली। अभी तक क्या होता था कि हम लोगों ने जितने वॉर थे या जो भी चीजें थी वॉर से रिलेटेड, हम लोगों ने पिक्चरों में देखते थे। और पिक्चर में ऐसा दिखाया जाता था कि एक फौजी घर से जा रहा है और बॉर्डर पे जा रहा है, वहां लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, वहां पे शहीद हो गया और शहीद होने के बाद में उसकी अर्थियां वापस आ रही है। ये इसके कारण काफी डरे हुए थे सब लोग। और घर में कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं था। माय फादर वाज अ डॉक्टर, वाइफ वाज अ डॉक्टर। तो कोई सवाल ही नहीं था किसी के घर में ये सब चीजें पता रहने की कि डिफेंस एक्चुअली होता क्या है। तो शादी होके जस्ट हार्डली 10-12 दिन ही हुए थे, तो उस वाइफ ने भी कभी डिफेंस का माहौल देखा नहीं था। आई वॉज मैं हम तो आई यूज टू बी यूज टू हो गए इन सब चीजों से। लेकिन घर में काफी माहौल था, सब लोग डर गए थे, काफी परेशान थे, काफी रोना धोना शुरू हो गया था कि हनीमून गए और वापस तुरंत बुला लिया गया। तो ये सब चीजें बहुत काफी डर गए थे सब लोग घर में और काफी परेशान थे। मुझे याद है जब मैं गाड़ी निकल रही थी नागपुर रेलवे स्टेशन से, तो वाइफ ने बाद में मुझे बताया कि नागपुर रेलवे जो पुराना ब्रिज हुआ करता था नागपुर रेलवे स्टेशन का, उस ब्रिज के ऊपर जाके वो 1 घंटा रोई थी। तो सीइंग डिपार्टेड ट्रेन देखने के बाद में उसका जो रोना धोना शुरू हुआ था, काफी 1 घंटा तक वहीं रुकी थी, उन्होंने बाद में बताया मुझे। बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है कि सभी जिन लोगों ने यूनिफॉर्म पहना है तो वो देश के लिए काम आए, उसीलिए यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। अदरवाइज सब लोगों को यूनिफॉर्म पहनने की इतनी हिम्मत नहीं होती है। और मुझे लगता है कि मैं इस देश के कुछ काम आया और मैंने अपनी जिंदगी के कुछ साल, लगभग 16 साल डिफेंस सर्विसेज के लिए, देश सेवा के लिए दिया, तो इससे बड़ा मेरा कोई गौरव नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट टू श्योर, आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टाइम उस वक्त पे एयरफोर्स को ग्राउंड टास्क भी दिया था, जिसके वजह से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनका उसमें भी रहा है। तो क्या आप कुछ बता पाएंगे उस बारे में? एग्जैक्टली वही हुआ था कि जो जैसे इंटेंसिफाई हो गया था वॉर, काफी आर्मी काफी आगे तक पेनिट्रेट हो चुकी थी और 1-to-1 फायरिंग हो रही थी। So Air Force has taken a wise decision deploying people like us. I was in the ground staff basically. I was in missiles. That my missile was a SAM, shoulder to surface, surface to air missile था। तो हम लोगों को भी डिप्लॉय किया था, प्लस एयर स्ट्राइक भी उन्होंने शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में जो Mi-17 को थोड़ा सा क्रैश होने की नौबत आई थी, तो उसके बाद में पता चला कि उनकी कैपेसिटी भी ज्यादा थी उस वक्त डिप्लॉयमेंट की। तो उसको काउंटर करने के लिए एयरफोर्स ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि ग्राउंड एज वेल एज ग्राउंड में आर्मी को सपोर्ट करना है, ग्राउंड में अपने लोग भी डिप्लॉय करना है, प्लस एयर सर्विलेंस उनको देना है। तो इट वाज अ रियली वाइज डिसीजन फ्रॉम दैट टाइम टू गवर्नमेंट। ज्यादा ठंड रहती है, टफ टेरेन्स भी रहते हैं, तो और आई थिंक हाईएस्ट वो ऑल्टीट्यूड 18,000 फीट पे था, तो बहुत ज्यादा हर तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा होगा। तो वो किस तरीके की स्ट्रगल थी? मतलब इमोशनल स्ट्रगल एक हो गई, वो तो बहुत ही बड़ी इमोशनल स्ट्रगल है, उसके बाद फिजिकल स्ट्रगल भी है, उस वेदर में रहना, उस स्टेट ऑफ माइंड में रहना, आप कैसे सर्वाइव कर पाए वो सब? एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था कि उसके 2 साल पहले ही मैं लद्दाख में रह चुका था। और लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में भी रह चुका था, बेस कैंप में भी रहा था। उसके बाद में थॉइस करके एक जगह है वहां पे, तो ले ऑलरेडी 21,000 फीट हाइट पे है। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो क्लाइमेट अटैच होना, वो सब चीजें हो पहले थी।
लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ रियल चैलेंज इन वर्किंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, कि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो आपको आपके बॉडी को वहाँ पे उस तरीके से आपको ढालना पड़ता है, आपका डाइट उस तरीके से होता है, आपकी रूटीन वैसी होती है, और ऑलमोस्ट ऑल आप पूरे टोटली ज्यादा एग्जॉस्ट आप नहीं कर सकते खुद को, और प्लस आपके साथ में सामान भी इतना ज्यादा रहता है कि ऑलमोस्ट ऑल 20-25 केजीज का आपके पास में सामान रहता है, प्लस आपका वॉर मटेरियल आपके साथ में रहता है। हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा यूनिट जो था, पहले हम लोगों को इमीडिएटली कारगिल में डिप्लॉय किया था, और कारगिल में कुछ दिन के बाद में डिप्लॉय करने के बाद में पता चला कि वेस्टर्न सेक्टर में काफी इंटेंसिफाई हो चुका है, काफी उनके एयर स्ट्राइक आने की बहुत संभावना थी वेस्टर्न रीजन में, लाइक राजस्थान और गुजरात साइड। तो इमीडिएटली वी वेड मूव टू राजस्थान, यानी -30 डिग्री से लेके +50 डिग्री में हम लोग पहुंच चुके थे। आई रिमेम्बर जब मैं पहली बार बाड़मेर में पहुंचा, बाड़मेर इज अ प्लेस कॉल्ड बाड़मेर इन राजस्थान, काफी आगे है, और बाड़मेर से आगे हम लोग डिप्लॉय हुए थे चौटन करके एरिया, इट वॉज ऑन द एग्जैक्टली बॉर्डर ओनली, बॉर्डर पे था, तो वहां पे आर्मी आर्मी को सपोर्ट हमें देना था, प्लस एयर एयर सर्विलेंस था, एयर एयर प्रोटेक्शन हमारे तरफ था। तो मुझे याद है कि -30 डिग्री से लेके तुरंत आपको 1-2 दिन के अंदर आपको +50 डिग्री में आपको पहुंचना है, तो पूरी स्किन जल गई थी, टोटली ब्लैक हो गए थे। मैं आपके साथ में कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा, यू कैन सी द स्किन कलर, टोटली ब्लैक हो गए थे हम लोग। पानी नहीं था, क्योंकि देयर वाज नो शेल्टर टू स्टे, क्योंकि राजस्थान में आपके पास में बड़े पेड़ नहीं है। जहाँ हमारे कैंप्स थे, तो कैंप के आसपास पूरा रेगिस्तान था। रेगिस्तान में भी हम लोगों को याद है कि जो इसके बबूल के पेड़ हुआ करते थे, तो अपने यहाँ की बबूल के पेड़ की साइज और वहां के बबूल के पेड़ की साइज काफी डिफरेंट है। बहुत छोटे हुआ करते हैं वहां पे बबूल के पेड़, तो हमें याद है कि हम लोग सैंड को ऐसा डिग करके उसके नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके वहां पे हम लोग जितना शैडो मिल सके, तो दिन भर जैसा जैसा सन की डायरेक्शन रहेगी, उस सन के डायरेक्शन में हम लोगों को बबूल के पेड़ के नीचे खुद को छुपाना पड़ता था, प्लस एरिया सैनिटाइजेशन होता था। आपको सेंसिटाइज करना पड़ता था, पूरे एरिया को क्लीन करना पड़ता था, क्लीन इन द सेंस कि टायर के मार्क्स किसी को दिखे नहीं, क्योंकि उस टाइम ड्रोन्स वगैरह तो उतना नहीं थे, लेकिन जो एयरक्राफ्ट अंदर आते फोटोग्राफी के लिए आते, तो उसमें टायर्स के निशान से पता चल जाता था कि आपको आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो काफी रियल टफ टाइम। सर, उस वक्त पे ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन तो और भी मुश्किल रहा होगा, इन जनरल भी कम्युनिकेशन काफ़ी 21 इयर्स पहले इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो फैमिलीज तक मैसेजेस कैसे पहुंचते थे आपके सलामती के, या फिर आपके कोई मैसेजेस या उनके कोई मैसेजेस? याद तो ऑफ कोर्स आती ही होगी, हम मूवीज में भी देखते हैं, तो मूवीज में देख के इतनी तकलीफ होती है, रियल में तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन। एज आई सेड कि हमारे पास में उसके कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। मुझे याद है चौटन से जब हम लोग डिप्लॉय होते थे चौटन में, तो चौटन से आगे बॉर्डर पे हम लोग, तो बॉर्डर से लेके चौटन एक छोटा सा गांव था, इट वॉज वेरी स्मॉल टाइनी विलेज, उसमें एक टेलीफोन बूथ होता था, एसटीडी बूथ था, तो वो जहाँ वहाँ आर्मी भी डिप्लॉय थी, एयरफोर्स भी डिप्लॉय थी, और काफी लोग वहाँ पे ज्यादा डिप्लॉय थे, तो सबको अपने घर में बात करनी रहती थी, तो मोबाइल्स नहीं थे या बाकी दूसरा कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हमारे पास न्यूज़पेपर भी 2-3 दिन के बाद में पता मिलते थे हमको पढ़ने के लिए, या कई दिन तो न्यूज़पेपर भी नहीं मिलते थे। तो वहां एक टेलीफोन बूथ पे जाके आपको नंबर लगाना है, नहीं जो एक 300-400 लोगों की वेटिंग रहती थी, एक लाइन में लोगों 200-300 लोग खड़े रहते थे, शायद ही नंबर आता था आपका, 2-2-3-3 दिन का नंबर भी नहीं आता, और आपको एक ही बार डायल करने का मौका मिलता था, अगर एक बार डायल, और वहां सिंगल लाइन हुआ कर, यानी वहां से चौटन से लेके तो नियरेस्ट उनका कोई बीएसएनएल का कोई भी जो भी सेंटर होगा, वहां पे सिंगल लाइन थी, तो इसके कारण वहां पे लाइन का कंजेशन भी काफी था, और वहां से घर पे बात करना, यानी आपको एक ही बार ट्राई करने देते थे, अगर आपका लग गया तो ठीक, नहीं तो आप बाद में ट्राई कीजिए। हम लोग याद है जब शाम को आफ्टर सनसेट हम लोग, और बिफोर डिनर का एक छोटा सा टाइम हुआ करता था हमारे पास में, 1 घंटे का, 1 घंटे के लिए 7 किलोमीटर हमको पैदल चल के जाना है, 7 किलोमीटर के बाद में लाइन में लगना है, उसके बाद में एक बार टेलीफोन ट्राई करना है, टेलीफोन अगर लग गया तो घर वालों से बात होती थी, अदरवाइज बात नहीं होती थी। तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग वो टेलीफोन बूथ वाले को घर का नंबर देते थे, और उसको पैसे दे के आते थे कि उसको आपको दिन भर में जब भी मौका मिले ये नंबर पे फोन करके बोल देना कि सब ठीक है, बस इतना ही हम लोग उसकी मैसेज छोड़ पाते थे।
लेकिन वो दैट वाज वन वे कम्युनिकेशन, कभी बात नहीं होती। तो मुझे याद है शादी के बाद में, शायद मैंने 1 महीने के बाद में, जब जब कारगिल के लिए निकला था, तो शायद पहली बात मेरी जो हुई थी 1 महीने के बाद। तब तक घर वालों को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। जब मेरा कारगिल में भी, कारगिल से मूव भी हम लोग वेस्टर्न रीजन में हुए थे, तो घर वालों को ये भी नहीं पता था कि आई वाज मूव टू वेस्टर्न रीजन। तो 1 महीने के बाद में जब मैंने उनको बताया कि मैं राइट नाउ आई एम इन वेस्टर्न रीजन, तो तब उनको पता चला कि आई एम देयर। माय गॉड सर, आई एम सो ग्लैड आपने ये बात बताई, क्योंकि हमें जितना दिखता है हम उस पर से अज्यूम करते हैं, बट देयर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स आल्सो जो इतनी बड़ी होती है, जो हमें शायद दिमाग में भी नहीं आती है कि कम्युनिकेशन कैसे होता होगा। सर, आपकी मील्स का, आप लोगों के खाने का क्या रहता था? ऑब्वियसली आपको ऐसा भी कुछ खाना है जो कंडीशंस, वेदर कंडीशन को ध्यान में रख के खाना है, आपकी हेल्थ को ध्यान में रख के भी खाना है, तो किस तरीके का खाना भी आपने उस वक्त पे, वॉर के वक्त पे खाया है? कारगिल में तो आपको पैक फूड ही मिलता था। जो पैक फूड आपके पास में रहता था तो वही मिलता, लेकिन खाना अच्छा रहता था। खाना फौज में सबसे अच्छी चीज रहती है कि आपको खाना अच्छा मिल जाता है। द ओनली थिंग इज, यहाँ पे जब हम लोग वेस्टर्न रीजन में मूव हुए थे, तो वहाँ पे टेंट में हम लोग रहते थे। किचन भी हमारा टेंट में था। लेकिन वो उतने अच्छे टेंट नहीं हुआ करते वहाँ पे। अपना सैंड स्टॉर्म, गर्मियों के सीजन में, मई के सीजन में सैंड स्टॉर्म निकलते हैं। सैंड स्टॉर्म इतने पावरफुल रहते कि आपका पूरा, जो भी टेंट के अंदर, पूरा इतनी इतनी लेयर आपको सैंड की आपको मिल जाएगी। और ऊपर से गर्म सैंड की ये मिलती थी। नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, पानी की शॉर्टेज थी वहां पे। मुझे याद है, मैं शायद 8-10 दिन के बाद में एक बार नहाते थे हम लोग। प्लस खाने में रेत काफी खा लिए थे हम लोगों ने, सैंड काफी खाने मिल जाती थी उस वक्त। और खाने का वैसा जुनून जब सर पे रहता है तो खाना वाना सब मिल जाता है इंसान, जो मिल जाए वो ठीक था। और बस देशभक्ति ध्यान में रहती है कि इस देश के लिए लड़ना है, कोई एक चीज ध्यान में रहती सर, ऑपरेशन सर टाइगर हिल के बारे में ऑफ कोर्स सबको पता है, बट कुछ यंगस्टर्स भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा अभी आइडिया नहीं है, तो अगर आप एक बार बता सकते हैं टाइगर हिल के बारे में, विक्रम बत्रा जी उनके बारे में भी अगर कुछ बता पाए। मैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी से तो मैं मुलाकात नहीं हो पाई। और लेकिन हम लोग सिर्फ, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन नहीं था, हम लोग बाद में आने के बाद हमको पता चला कि कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो चुके हैं करके। क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज हमारे पास में आती नहीं थी, क्योंकि कम्युनिकेशन था ही नहीं कुछ भी। जो कम्युनिकेशन हमारे पास में, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन था, उस पर ये सब बातें नहीं करते थे, यानी करना अलाउ भी नहीं था। लेकिन हैट्स ऑफ टू कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसके कारण आज हम लोग सेफ है। और कैप्टन विक्रम बत्रा की पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनके कारण ही हम लोग टाइगर हिल बचा पाए। और टाइगर हिल का मालिक आज विक्रम बत्रा है। सर, व्हाट केप्ट यू गोइंग उस वक्त पे? मतलब किस तरीके की, ऑफ कोर्स एक देशभक्ति की फीलिंग तो रहती है कि मुझे ये करना है करके, बट इतने इमोशनल टर्बुलेंसेस भी रहते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाते, तो वो कौन सी एक चीज रहती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं बस अब करना ही है? ऑफ कोर्स आप एक वॉर फ्रंट पे होते तो आप में ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है, बट कितना मुश्किल रहता है वो? क्या कभी मोरल बूस्टिंग उस वक्त पे हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ हौसला अफजाई हुई सबकी, या कुछ ऐसी कोई एग्जांपल्स, इंस्टेंसेस है आपके? राधिका, इफ यू रिमेम्बर, हमारे देश में वॉर 1971 में एक वॉर हुआ था। उसके बाद में 1999 हुआ, यानी अगर थोड़ा सा पीरियड हम लोग उसके पहले 65 छोड़ दिए, लेकिन बीच का जो गैप है 1971 टू 99, काफी सालों के बाद में वॉर हुआ। डिफेंस में एक चीज है कि आपको वॉर टाइम, दो देयर आर टू थिंग्स इन डिफेंस। एक वॉर टाइम, एक पीस टाइम। पीस टाइम में आपको मेंटली प्रिपेयर करना, आपको वॉर टाइम के लिए प्रिपेयर करते रहना, ये पीस टाइम का काम। और पीस टाइम में हमें फिजिकली, मेंटली, इक्विपमेंटली, सब चीज के लिए हम लोग रेडीनेस वन में ही हम लोग रहना जरूरी है। तो एज सच बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि हमें मेंटली उसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और फौज में जाने के लिए सब लोग जा नहीं सकते। मैं तो बोलता हूँ इस देश के हर बच्चे ने फौज में कुछ ना कुछ दिन जिंदगी बितानी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि सही में ये देशभक्ति क्या होती है। हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी को जो हुड़दंग मचाते रोड के ऊपर बाइक पे लेके, भारत माता की जय बोलते हुए, ठीक है, उनके उनके उस जज्बे को भी सलाम है। लेकिन वो देशभक्ति किस काम की जो आपको, आम नागरिकों को आप परेशान करे। फौज की बात किया जाए तो आपको फौज में आपको पूरे जिंदगी भर यही सिखाया जाता है कि आप जीने मरने के लिए आप फौज के लिए, आप देश के लिए। तो आप 24 घंटे उस देश के लिए तैयार रहते हैं, जिस देश के लिए आपने कसम खाई है, जिस देश के लिए आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है।
उसके लिए इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं लगता है कि हम लोग तो चाहते थे कि किसी भी वक्त अगर वॉर हो जाए तो एक बार की मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और मुझे याद है उस टाइम बिल क्लिंटन ने इनको बुलाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को और नवाज शरीफ को यूएस बुलाया था समझाने के लिए कि ये सिचुएशन है। और मुझे याद है कि उस टाइम एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था उस टाइम, वो जो कटिंग हमारे यहाँ काफी फेमस हुई थी उस टाइम पे कटिंग, तो एडिटोरियल था। एडिटोरियल में ऐसा लिखा था कि डू यू वांट टू डिलीट पाकिस्तान फ्रॉम द वर्ल्ड मैप, ये उसका हेडिंग था। और उन्होंने रेडीनेस इतना दिखाया था, तो शायद उसी के कारण पाकिस्तान डर गया था उस वक्त, काफी डर गया था। और मुझे याद है कि अटल बिहारी जी वहां पे गए नहीं थे, अमेरिका गए नहीं, लेकिन नवाज शरीफ वहां पहुंच गए थे और उनको जब दिखाया गया कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। मुझे याद है जब हम लोग चोटन में एक बार रात को हमारा नाइट डिप्लॉयमेंट था, नाइट डिप्लॉयमेंट में इतने ज्यादा टैंक्स वहां से चल गए थे पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद अगर उतने सारे टैंक्स अगर एक साथ पाकिस्तान के अंदर घुस भी जाते थे तो आज पूरा ग्राउंड रहा पूरा नेस्तनाबूद करके उसको एक प्लेन ग्राउंड बन गया रहता पाकिस्तान, कुछ भी बचा नहीं रहता उसके पास। सर, आज इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से वी कैन सेफगार्ड आवरसेल्व्स? राधिका, अभी कोई भी इस दुनिया की कोई भी कंट्री एक फुल फ्लेज वॉर के लिए कभी तैयार नहीं है, और ना ही बुलेट इज नॉट द सॉल्यूशन टू ड्रॉ द लाइंस बिटवीन द नेशंस। मुझे नहीं लगता है कि बुलेट के कारण ही बुलेट से हम लोग किसी देश की एक रेखाएं हम लोग ये कर सकते। आपको बायलैटरल टॉक, आपके आपसी संबंध, क्योंकि अब दुनिया कहां से कहां जा रही है, नए लोगों को ये आपसी झगड़े ये कुछ नहीं चाहिए। उनको एक डेवलपमेंट चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन यंगस्टर्स है अभी, अपनी जो पूरा वर्ल्ड जिस तरीके जिस स्पीड से आगे जा रहा है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको वॉर या बाकी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चीजें उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए उनको। तो मुझे लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, मुझे लगता है कि ये बायलैटरल टॉक से ही सॉल्व करनी चाहिए। बुलेट इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी फौजी मरता है तो उसका परिवार पूरा नष्ट हो जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बुलेट चले। तो उन्होंने आपसी समझदारी से, जैसा भी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, आज दिल्ली में शायद कल से हमारी कमांडर कॉन्फ्रेंस भी है, और वहां पे भी कंटिन्यूसली 10 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस चली है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल के आएगा। गलवान वैली से ऑलरेडी उन्होंने हटने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छी बात की है, दोनों ने आपसी मेल करके पीछे हटे। लेकिन जो सिचुएशन है गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। अब भाई उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, पता नहीं चलता था, लेकिन आज तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है। क्या होता है कि गवर्नमेंट शुड एग्जैक्टली नैरेट द थिंग्स कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पर। लोग सोशल मीडिया के कारण स्पेकुलेशंस लगाते, कुछ भी उटपटांग चीजें भेज देते, जिसको जैसा मर्जी आए वैसा तोड़ मरोड़ के बोलना चालू कर देते। उसमें क्या होता है कि अपनी कंट्री की भी एक छवि खराब हो जाती है उसमें, और देश की भी पूरी छवि खराब होती है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ब्रीफिंग देके कंटिन्यूसली, ठीक है, जो डिफेंस के इंटरनल मामले वो शेयर मत कीजिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो आप शेयर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या ग्राउंड रियलिटी है। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ने ये पिछले कुछ दिनों में ग्राउंड रियलिटी छुपा के बहुत बड़ी गलती किया हुआ है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप एक पॉलिटिशियन भी है, आप एक एक्टिविस्ट भी है, आप एक जर्नलिस्ट भी है, बिकॉज आप एक न्यूज़ पब्लिकेशन भी रन करते हैं, और आप एक डिफेंस फोर्स को भी बिलोंग करते हैं। आप उससे भी बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे। तो आज की डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप ऑब्वियसली उन लोगों से भी आज कनेक्टेड हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, तो उनका भी और आपका भी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए आज क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि अभी जो एग्जैक्ट पोजीशन अभी जो है देश की, तो जो करंट सिचुएशन होती है, जो दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठे हुए बाबू या अधिकारी लोग, जो ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी वहां की पता नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो भी नॉर्थ ब्लॉक या ईस्ट ब्लॉक में जो भी बैठे हैं, उन लोगों को कुछ दिन के लिए पोस्टिंग के लिए फ्रंट पे भेजना चाहिए, ताकि वो आसानी से उनको पता चले
कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है और क्या उनको करना चाहिए देश को सुरक्षित रखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स काफी कम रहते हैं उसमें। मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो यूनिफॉर्म लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता होती है उनसे टेरेन में क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, हम अभी कारगिल की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सेम सिचुएशन बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं हो सकती है, सेम सिचुएशन राजस्थान बॉर्डर पे नहीं हो सकती है, अरुणाचल में अलग सिचुएशन है, साउथ में अलग सिचुएशन है, सब जगह पे अलग सिचुएशन है, थ्रेट सभी जगह से है। हम लोग एक जगह से कॉन्ट्राडिक्ट करके थंब रूल बना नहीं सकते कि देश को सुरक्षित रखने के लिए फौजियों ने ये करना चाहिए, फौजियों ने ये करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको इनको जितने भी बाबू लोग हैं उनको कंपल्सरी कम से कम 2 साल के लिए फ्रंट पे पोस्टिंग देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है देना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू एंड बाकी भी हमारे देश के जवानों के लिए। होप कि आप इसी तरीके से हमको इंस्पायर करते रहे और हम मे बी वी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू सो मच राधिका, और मैं पूरे देश आपके नेशन नेक्स्ट के माध्यम से सारे देश के यंग लड़कों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप करियर कोई भी चुने, लेकिन 2-3 साल के लिए आप फौज की सेवा जरूर करें, और जो भी फौजी आपको मिलता है उसको सैल्यूट करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.